वेलकम टू सान स्टडी। मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं सान स्टडी पर। दोस्तों, आपने अभी तक सान स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सेट के रूप में लाए हैं हम, तो ये बाल विकास का 11वां सेट होगा। पिछले जितने भी सेट हैं उनके सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे ही जुड़े रहिए और आने वाले जो जुलाई का सीटेट एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी मंद बुद्धि बालक, या ऑप्शन सी जड़ बुद्धि बालक, या ऑप्शन डी अपराधी बालक। तो ऑप्शन से देखें तो पिछड़ा बालक वो होता है जो पीछे मतलब पढ़ने अढ़ने में हो गया, जिसका आईक्यू लेवल कम है, तो पीछे मतलब असामान्य तरीके से व्यवहार करता है, बोलता नहीं, बार बार प्रश्न पूछने पे बताता नहीं है, इस टाइप का बालक पिछड़ा बालक। मंदबुद्धि, जिसकी आईक्यू कम हो, मंदबुद्धि। और जड़ बुद्धि, जिसकी आईक्यू बिल्कुल जीरो हो। लेकिन अब बाल अपराधी क्या होता है? यदि ऐसा कोई बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, अर्थात वह समाज के नियमों और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो वो अपराधी बालक कहलाता है। तो वही देखो, इस पे यहाँ पे ये है कि सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक तो क्या कहेगा? अपराधी बालक। ठीक, समझ में आया? चारों का अगर आगे आएगा कि कौन पिछड़ा बालक है, कौन मंद बुद्धि बालक है, कौन जड़ बुद्धि बालक है। तो देखो, अगर पिछड़ा बालक के बारे में एक बार और समझ लिए, पर पिछड़ा जो बालक है, जैसे क्लास में है, कुछ बालक होते हैं जो बार बार पूछने पे भी सवाल नहीं बता पाते हैं, बार उतना वो नहीं कर पाते हैं, वो पिछड़े बालक में। मंद बुद्धि, जिनका आईक्यू लेवल कम हो, जो कोशिश भी तो करते हैं लेकिन उतना उस हिसाब से नहीं समझते। कोई बच्चा तीव्र गति से समझता, कोई आसानी से समझता है। तो ये जो थोड़ा धीमे समझते हैं वो मंद बुद्धि बालक होते हैं। और जड़ बुद्धि, जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, मतलब 0 से 20-30% इस इतना होता है, तो वो जड़ बुद्धि बालक होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रगतिशील भूमिका में, ऑप्शन बी प्रभुत्ववादी भूमिका में, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक भूमिका में, या ऑप्शन डी प्रभावशाली भूमिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक। यानी प्रजातांत्रिक का मतलब हो गया कि सबको साथ में लेके उसको काम करना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा होशियार है तो ऐसा नहीं कि वो होशियार पे ही ध्यान दे, उसको होशियार के साथ साथ जो थोड़ा कम पढ़े वाले हैं, जो कम जिनका आईक्यू लेवल कम है, उन पर भी ध्यान दे, यानी एक प्रजातांत्रिक के रूप में वो पढ़ाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन बी सामाजिक व राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, या ऑप्शन डी स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। यानी अधिगम, अधिगम के लिए अगर पढ़ा होगा आपने कि अधिगम से क्या होता है, अधिगम में से होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगर कुछ हम सीखते हैं या सीखने योग्य हो जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हमारा कह रहा है कि एक सजीव कक्षा में स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है क्या? कभी कभार हंसी का शोर, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से शांति, ऑप्शन सी शिक्षक छात्र वार्ता, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। देखो क्या है, अगर जो सबसे अधिक संभव है, कभी कभार हंसी का शोर, तो ये संभव है, हो जाता है किसी केस में, लेकिन हर वक्त हो सकता है। अगर कभी क्लास ऐसे चल रही है सीरियस, नहीं हंसी आएगी। ठीक, दूसरा पूर्ण रूप से शांति, ये तो इम्पॉसिबल ही है, पूर्ण रूप से शांति तो कभी हो ही नहीं सकती। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक छात्र वार्ता, ये संभव है। ठीक, और चौथा कह रहा है, चौथा भी देख लें, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। अगर टीचर क्लास में है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होंगे? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीरियस क्लास है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक और छात्र वार्ता। अगर मतलब बीच में
टीचर पूछेगा, डिस्कस करेगा, तो मतलब और छात्र भी फिर टीचर से पूछेगा अगर कोई डाउट है, तो ये सबसे अधिक संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र वार्ता। ठीक, आगे चलते हैं 5 पे। 5 हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन ए लिंग भेद, ऑप्शन बी शारीरिक रचना, ऑप्शन सी मानसिक योग्यताएं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता में लिंग की तरह से भी भेद हो सकता, उसके आकार, शारीरिक संरचना है उसमें भी लोग भिन्न होते हैं, मानसिक योग्यता में भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन सी पता चल रहा है कि व्यक्तिगत, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में, इसको छोटा कर लें थोड़ा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए में कह रहा है शैशवावस्था, शैशव के बाद किशोरावस्था, किशोर के बाला, बाल के उसके बाद पौर्णावस्था। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर पौर्णावस्था। ऑप्शन सी में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौर्णावस्था, शैशवावस्था। डी कह रहा है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पौर्णावस्था। तो देखो अगर ऑप्शन से देखा जाए, तो अगर वैसे जाए सबसे पहले आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था कितनी से होती है? 0 से 5 या 6 वर्ष। ठीक, उसके बाद आती है बाल्यावस्था, 6 से 11 या 12 वर्ष। उसके बाद आती है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। उसके बाद आती है पौर्णावस्था, 18 से 18 के बाद वाली। तो इसमें ऑप्शन से देखें तो पहला कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी हमें मिल रहा है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर पौर्णावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं 3 पे, 7 पे। 7 हमारा कह रहा है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार हो जाता है तब वह प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ठीक, जब मतलब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो वो प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, या ऑप्शन डी कोर्टलेवन ने। तो ये अगर डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन से पता चल रहा है कि बच्चा अगर कोई सीखने के तैयार हो रहा है तो सीखने मतलब ये सीखने का नियम है। तो सीखने के नियम किसने दी थे? थॉर्नडाइक ने। अब अगर पूछा जाए कि कौन सा सीखने का नियम है, मतलब जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाता, तो हमारा जो 3 नियम थे, जो 3 इसने थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, 3 मूल नियम कौन कौन से थे? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। तो अगर हम इसको डिफिनीशन को देखें तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तत्परता का नियम हो जाएगा। ठीक, पहला इसमें 2-3 क्वेश्चन निकल गया कि पहला ये किसने दिया ये नियम? तो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। वैसे दो दिए, 2 को 2 भागों में, जैसे थॉर्नडाइक ने अपने जो सीखने के नियम है उनको 2 भागों में बांटा था। पहला मूल नियम और दूसरे गौर नियम। गौर नियम को 3 भागों में बांटा था उसने। ठीक, पहला नियम था उसका, पहला जो था उसका अगर अब देख लें हम ABC के रूप में, तो पहला नियम था उसका तत्परता का नियम। दूसरा था उसका अभ्यास का नियम, मतलब जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा तो सीखेगा नहीं, अगर जब सीखेगा तो उसके लिए उसको अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, और जब अभ्यास करेगा तो परिणाम अपने मन से आ जाएगा। ठीक, तो ये थॉर्नडाइक के 3 नियम थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। 8 हमारा कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षण है। तो ऑप्शन ए एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक कला, ऑप्शन सी एक कौशल, या ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। कहते हैं शिक्षण का अर्थ है अधिगम करने वाला। ठीक, कराने या शिक्षण का अर्थ है कि अधिगम कराने की एक प्रक्रिया। ठीक, शिक्षण का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है जो सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, अर्थात शिक्षण एक कला है और एक कौशल है। ठीक, जो बालक को ज्ञानात्मक पक्ष के विकास हेतु अनिवार्य है। आगे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, या ऑप्शन डी कॉफका। तो जो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम था वो दिया था हमें मास्लो ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमारा कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZDP का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए बंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की द्वारा। तो जो हमें ZDP का वो प्रत्यय था वो दिया था हमें वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उनके वास्तविक विकास स्तर से संभाव
विकास स्तर की ओर ले जाया जाता है। ठीक, इन दोनों स्तरों के बीच अंतर को ही वाइगोत्स्की ने जीडीपी कहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हिपोक्रेटस, ऑप्शन बी क्रेजमर, ऑप्शन सी सेल्डन या ऑप्शन डी स्प्रेंजर। तो जो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत है वो दिया था हमें स्प्रेंजर ने। ठीक, इनकी स्प्रेंजर की एक फेमस बुक है द टाइप्स ऑफ मैन, TYPES, टाइप्स ऑफ मैन, MEN, ये इनकी बुक थी। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल गए हैं। एक तो समाजशास्त्री किसने दिया? स्प्रेंजर ने। ठीक, इनकी बुक का नाम था टाइप्स ऑफ मैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और इन्होंने जो इस बुक में जो समाजशास्त्री व्यक्ति जो इस प्रकार का सिद्धांत है, इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? पहला था सैद्धांतिक, दूसरा था आर्थिक, तीसरा सामाजिक, फिर चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक और छठवां कलात्मक। ठीक, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 हमारा कह रहा है कि वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी व्यक्ति विशेष प्रकार व विशेष कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ठीक, सबके गुण अलग होते हैं, सबकी आकार की बनावट अलग होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी जॉन डीवी, और ऑप्शन सी आर्मस्ट्रांग, या ऑप्शन डी मैकडूगल। तो जो प्रोजेक्ट विधि है वो दी थी हमें जॉन डीवी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 14 हमारा कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 98 में, या ऑप्शन डी 2000 में। तो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था वो आया था हमारा 1993 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 15 हमारा कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन बी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऑप्शन सी व्यवहारिकता का निर्माण करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर से ही पता चल रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा से एक यही उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक बन सके और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए काम आए और व्यवहारिकता भी, व्यवहार क्षेत्र में भी उनका योगदान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं 16 हमारा कह रहा है कि फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर बल दिया? ऑप्शन ए गेंद का खेल, ऑप्शन बी ब्लॉक का खेल, ऑप्शन सी आकृतियों का खेल, या ऑप्शन डी सभी। ठीक, तो इसका सही आंसर है जो फ्रोबेल हैं उन्होंने बच्चों को खेल में ज़्यादा सिखाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये खेल दिया था कि बच्चे जो बाहर मैदान में खेलेंगे, किंडरगार्टन, ठीक, जो उन्हीं की पोथी, तो किंडरगार्टन में उन्होंने गेंद के खेल के लिए प्रोत्साहन दिया था। बाकी ब्लॉक के खेल, आकृति के खेल तो ये अंदर जाके खेले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर उन्होंने खेल पे बल तो दिया था, लेकिन उन्होंने मैदान में जो खेल खेले जाते थे उन पे जोर दिया था, जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक और सृजनात्मक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलने में सहायता प्रदान करता था। ठीक, इसमें बाकी इन खेल लिखा है इसलिए इनमें भ्रम ना करना। ये उन्होंने जो फ्रोबेल हैं उन्होंने इस खेल पे जोर दिया था कि जो आउटर ग्राउंड में हो, इन ग्राउंड वाले खेल हैं उन पे जो उन्होंने जोर नहीं दिया था। आगे चलते हैं 17 हमारा कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए जुड ने, ऑप्शन बी राइस व कॉर्नमैन ने, ऑप्शन सी विल्हेम वुंट ने, और ऑप्शन डी कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम्स जो वुंट हैं इन्होंने ही प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक, और इन्हीं को जो इन्होंने को विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं 18 पे। 18 हमारा कह रहा है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रितता, ऑप्शन बी सजीवतावाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, या ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। चिंतन
अगर देखें तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है, सब पता होगा। चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं में सजीवतावाद, यथार्थवाद तथा आत्म केंद्रता पाई जाती है, किंतु व्यक्तिवाद का भाव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था नहीं है, तो ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या व्यक्तिवाद। आगे चलते हैं 19 हमारा कह रहा है कि समूह शिक्षण है। समूह शिक्षण क्या है? ऑप्शन ए संसाधनों, रुचि व विशेषता को इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय। ऑप्शन सी स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण। तो अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन से, तो ऑप्शन पहला यही है, कह रहा है कि संसाधन, रुचि और विशेषता को इष्टतम प्रयोग करने हेतु समूह शिक्षकों के समूह द्वारा ही समूह शिक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 20 हमारा कह रहा है कि बालक अंतर्बोध यानी अपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए मर्रे ने, ऑप्शन बी बेलक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ने, या ऑप्शन डी रोजनवेग ने। तो जो अंतर्बोध है, अंतर्बोध का उन्होंने जो परीक्षण किया था वो किया था बेलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलक। 21 पे चलते हैं। 21 हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या ऑप्शन डी प्रश्न पत्र तैयार करना। तो अगर ऑप्शन से देखें तो विद्यार्थियों को उनको गृह कार्य देना ये चुनौती वाली बात नहीं है, कोई भी गृह कार्य दे सकता है। ठीक। तीसरा देखें कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन तो आप कठोर बन रह के भी बना सकते हैं। प्रश्न पत्र भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अगर कठिन पूर्ण है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाए रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो टीचर पढ़ा रहा है वो सबके ही समझ में आए। ठीक। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को आनंदप्रद बनाना। 22 पे चलते हैं। 22 हमारा कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत। ऑप्शन बी शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। ऑप्शन सी कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों को प्रयोग करना। तो समावेशी शिक्षा हमारी कह रही है, कहती है कि सभी को शिक्षा और सभी को एक ही उसमें, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, या सामान्य हो या असामान्य बालक हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाए। ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सटीक बैठता है, मतलब नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ठीक। आगे चलते हैं 23 पे। 23 हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? ठीक। ऑप्शन ए सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्बलन को 3 भागों में बांटा था, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक और तीसरा शारीरिक दंड। तो इनमें से कोई कौन सा प्रकार नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्बलन के ये तीनों प्रकार नहीं है। ठीक। आगे चलते हैं 24 हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। ठीक। यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसका विजुअल एक्यूटी क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में कम 6/6 से कम। ऑप्शन बी अत्यधिक सुधार के साथ ठीक आंख में 6/7 से कम। ऑप्शन सी अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/30 से कम, या ऑप्शन डी अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 से कम।
ठीक, जो दृष्टि बाधित होता है। 6/6 जो है ठीक आँख मानी जाती है। तो 6/7 कुछ ऐसा कोई विजुअलिटी होती नहीं है। 6/6 इस हिसाब से चलती है। 6/12, 6/18 इस टाइप से चलती है। तो 6/7 होगा नहीं। और उसके बाद ये भी माना जाएगा, लेकिन सबसे आगे सबसे ख़राब मोती, ये सबसे अच्छी ये, तो सबसे ख़राब ये हो जाएगी। तो आंसर के हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 25 हमारा कह रहा है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अपर्याय लक्ष्य रखना। ऑप्शन सी, नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी, उनकी आकांक्षा स्तर को घटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना। ठीक, अभिप्रेरणा किसी भी विद्यार्थी के लिए वह विशिष्ट अवस्था होती है जो उसे उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। अतः विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक अधिक से अधिक नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करें। ठीक, आगे चलते हैं 26 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन बी, यह विद्यालय में तनाव को कम करता है। ऑप्शन सी, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। या ऑप्शन डी, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो उसने पूछा है कि कौन सा मूल्यांकन सही नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सतत एक रेगुलर मतलब सतत एक व्यापक मूल्यांकन यानी रेगुलर यानी व्यापक, एक अच्छे तरीके से मूल्यांकन करना व्यापक रूप में, वही सतत व्यापक मूल्यांकन। तो इससे शिक्षकों पे जोर नहीं बढ़ता। पर इसमें क्या होता है कि अगर इसमें सतत और मूल्यांकन होता रहता तो ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, विद्यालय स्तर पर होता है। ठीक, और ये विद्यालय के तनाव को भी कम करता है और बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि हाँ कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चा कैसा नहीं है। एक साथ साल में या 6 महीने में अगर पढ़ाई हो रही है, उसका एग्ज़ाम हो रहा, तो उससे ये तो नहीं पता सकता कि कौन बच्चा कितना वो है, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन से होता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे शिक्षकों पर बोर्ड बढ़ता है, ये नहीं है। ठीक, आगे चलते 27 हमारा कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। ऑप्शन ए, कक्षा पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, कम समय में अधिक सूचना देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। या ऑप्शन डी, दत्तकार को ध्यानपूर्वक जांचना। तो प्रभावी शिक्षक वही है जो सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सही समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था किसका, कोठारी आयोग का। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो कोठारी आयोग था हमारा, जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 आई थी, उसमें से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निकला था। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। आगे चलते हैं 29 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी, भावात्मक। ऑप्शन सी, क्रियात्मक। या ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। इस समय जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों से क्षेत्र में अधिगम होता है, लेकिन आध्यात्मिक अधिगम क्षेत्र का अनुभव नहीं है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ठीक, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे इसमें थोड़ा और क्वेश्चन को देख लें अगर इसमें, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में थोड़ा बता दें हम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वो था जिसमें से ये कहा गया था कि कम से कम 2 कमरे और 2 शिक्षकों का प्रावधान हो। ठीक, इसके तहत जो आवश्यक सामग्रियां थीं वो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे और आदि ये सब उपलब्ध हों, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। ठीक, थोड़ा समझाने भूल गए। चलो कोई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 हमारा कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन ए अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन सी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। या ऑप्शन डी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर भी समझ आए होंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको आप देखते जाइए या कहीं नोट कर लीजिए, जो रिपीट कर, जिसमें दोबारा वीडियो को ना देखना पड़े। ठीक, अगर आपने अभी तक सायन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहिए, जिससे वीडियो सभी तक पहुंचती रहे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।